सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम एमटीपी मई 2020। ठीक है, अभी लेट्स जस्ट स्टार्ट। ओके, Flywing Airways Limited is a company which manufactures aircraft parts and engines and sells them to large multinational companies like Boeing and Airbus Industries. ठीक है, on 1st April 2011, the company began the construction of new production line in its aircraft parts manufacturing shed. यहाँ तक सब कंस्ट्रक्शन का ही चालू है। ओके, यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या बोलता है? कॉस्ट रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन लाइन आर एज फॉलोस। इसका मतलब अभी यहाँ पे जब भी आपको ऐसे टेबल दी हुई हो, इसमें देखना होता है कि पीपी की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ द बेसिक मटेरियल्स, लिस्ट प्राइस 12.5 मिलियन लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। अभी अगर आपको याद हो, अगर कोई स्पेशल डिस्काउंट मिलता है ना, जैसे कि कैश डिस्काउंट वगैरह, तो वो हम लेस करते हैं, बट ट्रेड डिस्काउंट यूजुअली लेस नहीं करते हैं, क्योंकि वो सबको ही उतना मिल रहा है। वो जस्ट दिखाने के लिए होता है कि 12,000 में से सपोज 2,000 आपको माइनस करके ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो वो सबके लिए लेस है ना। ठीक है, वो सेल टाइप की चीज हो गई। सो कैश डिस्काउंट होता तो हम लेस करते, ट्रेड डिस्काउंट में हम लेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज, तो ये वाला हमारा सॉरी कॉस्ट में ऐड होगा। उसके बाद है रिकवरेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स incurred or not included in the purchase cost। not included है या included है मतलब नहीं है हमें, क्योंकि रिकवरेबल है। रिकवरेबल ऐड करेंगे क्या हम कॉस्ट में? नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, रिकवरेबल है तो नहीं होगा। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन स्टाफ फॉर द 3 months टू जून 2011, 30 जून 2011। अभी ये है एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट हमारी ऐड होगी, यस डेफिनेटली ऐड होगी। अभी ये बोल रहा है कि ये है जो वो 3 months की कॉस्ट है। और अगर आप नीचे देखोगे ना, द कंस्ट्रक्शन स्टाफ के लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। engaged in production line which took 2 months to make ready for use and was brought into use this month on 31st May 2011। ये 2 months लगे उनको, कंस्ट्रक्शन स्टाफ को ये बिल्ड करने में, कंस्ट्रक्ट करने में, और ये दिया हुआ है यहाँ पे 3 months का। तो ये पूरा का पूरा इंक्लूड होगा क्या कॉस्ट में? नहीं, क्योंकि हम कॉस्ट में वो ही इंक्लूड करते हैं जहाँ तक के हमारा अवेलेबल फॉर यूज का पीपी होता है। अगेन, पीपी जब तक अवेलेबल फॉर यूज तक का जितना भी कॉस्ट होगा वो ही ऐड होता है। ठीक है, तो ये सब ऐड नहीं होगा। ये सब इन द सेंस जो 1 month है ना, 3 months का दिया हुआ है, और उन्होंने बोला ये 2 months उन्होंने अवेलेबल फॉर यूज तक का किया है, 2 months उन्होंने दिया, और जो 1 month है वो आफ्टर अवेलेबल फॉर यूज है, तो वो वाला हमारा जाएगा पीएनएल में। तो 3 months उसका होगा ये 800, 2 months 400, ये वाला जाएगा पीएनएल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है? अदर ओवरहेड्स, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन है। डायरेक्टली रिलेटेड है, इधर मार्क करना है, डायरेक्टली रिलेटेड है तो जाएगा। नेक्स्ट है पेमेंट्स टू एक्सटर्नल एडवाइजर्स रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्शन। अभी एक्सटर्नल एडवाइजर्स है तो शायद ऐड नहीं होता, बट रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन है, तो इससे पता चलता है कि ये इसके बिना हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। कोई भी चीज जिसके बिना हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उसको मेक अवेलेबल फॉर यूज बनाने के लिए कोई भी कॉस्ट हम इनकर करते हैं, उसके बिना हम नहीं कर सकते ना। तो कोई भी कॉस्ट हमें कर कंपल्सरी करनी ही पड़ेगी उसको अवेलेबल फॉर यूज करने के लिए, तो फिर वो वाली कॉस्ट ऐड होती है, तो ये वाली भी ऐड होगी कॉस्ट।
उसके बाद एक्सपेक्टेड डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट, ये तो हमारा डीकमीशनिंग है, ये वाला भी ऐड होगा ही, बट ये किस पे होगा, प्रेजेंट वैल्यू पे होगा। और अगर हम देखें तो ये यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है हमें 0.68, ये आप पढ़ोगे ना तो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये 2000 है, यहाँ पे 2 मिलियन है, आप बोलोगे क्या डिफरेंस है इसका, ये देखो ये जो है अमाउंट वो थाउजेंड्स में दिया हुआ है, तो अगर आप इसमें लिखोगे 2000, तो ये हमारा आपका आता है 2 मिलियन, ठीक है, सेम ही है, वो ऊपर थाउजेंड्स में दिया हुआ है सिर्फ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, 2000 इंटू 0.68, आप आंसर निकालोगे तो 1360 कुछ आंसर आएगा, या इतना ही आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे भी कुछ आप देखोगे तो एक और एडजस्टमेंट दी हुई है, हम अभी नीचे जाते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ये वाला हमने देख लिया। अभी यह है द अदर ओवरहेड्स वर इनकर्ड इन द 2 months पीरियड एंडेड this time they included an abnormal cost of 3 lakhs, ये important है, caused by major electrical fault। अभी आप याद करो abnormal cost जाता है क्या कॉस्ट में, नहीं, नहीं जाता है, उसको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, और ये बोल रहा है कि इट्स इंक्लूडेड, ऊपर जो हमारा ओवरहेड्स है इसमें ये इंक्लूड किया हुआ है, तो उसमें से हमें माइनस कर देना है, मतलब ये 900 में से 300 माइनस कर दिया, 600 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मार्क कर दो। 4 years after being brought into use, the production line will require a major overhaul। मेजर ओवरऑल पता है क्या होता है, जहाँ पे वो इंस्पेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, पीपीई को, तो वो इंस्पेक्शन जब भी हमारा रहता है ना, तो आपने अगर पढ़ा रहेगा तो इंस्पेक्शन को हम क्या लगाते हैं, कंपोनेंट अकाउंटेंट, मतलब कोई भी पीपीई है उसमें इंस्पेक्शन है, उसका भी बड़ा खर्चा होता है, तो ये पीपीई को, ये मेजर जो पार्ट्स है उसको अलग और इंस्पेक्शन को अलग पीपीई कंसीडर करते हैं, और मतलब दोनों का अलग अलग कंपोनेंट कंसीडर करके उन पे अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, क्योंकि ये एवरी फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम आपको इनकर करना पड़ता है ना, ठीक है, वो आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे ना तो आपको आ जाएगा ध्यान पे। सो टू इंश्योर दैट इट जनरेट्स economic benefits for second half of its useful life, the estimated cost of overhaul at current price is 3 million। अभी ये वाली चीज है कि ये जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है 3 मिलियन मीन्स 30 lakhs, ये जो कॉस्ट है वो हम और हमेशा कंसीडर करते हैं कि जो फर्स्ट इंस्पेक्शन होती है वो हमेशा कॉस्ट में इंक्लूड होती है, ठीक है। तो अभी जो हमारी जो कॉस्ट रहेगी ना उसको हम डिवाइड करेंगे, एक जो पीपीई की कॉस्ट रहेगी और दूसरी जो इंस्पेक्शन की कॉस्ट रहेगी, और उस पे अलग अलग हम डेप्रिसिएशन लगा के कंपोनेंट अकाउंटिंग करेंगे, ये वाली नई चीज़ है इस क्वेश्चन में, तो वो आप ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी कंप्यूट्स इट्स डेप्रिसिएशन ऑन मंथली बेसिस, ठीक है, ओके। अभी करना है एनालाइज accounting implication related to the production line to be recognized in balance sheet and profit and loss for the year, ठीक है। जैसे हमने लास्ट सम में देखा था ना कि एनालाइज का मतलब, मैं अगेन वही बता रही हूँ, एनालाइज में क्या करना है, और इसमें कैरिंग अमाउंट निकालनी है, डीकमीशनिंग निकालना है, और क्या है अपना कंपोनेंट अकाउंटिंग, और ये बैलेंस शीट और पीएनएल का एक्सट्रैक्ट देना है। सो अगर आप इसको एक एक पार्ट बाय पार्ट करोगे ना, पहले कैरिंग अमाउंट जैसे मैंने यहाँ पे बताया,
पहले कैरिंग अमाउंट निकालो, फिर डीकमीशनिंग, फिर कंपोनेंट अकाउंटिंग, और ये सब निकालने के बाद फिर अनवाइंडिंग करो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे 1 2 3 ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, फिफ्थ स्टेप में आपकी बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना इजी रहेगा, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप करो। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बनाएंगे कि स्टेटमेंट जिसमें हमें देखना है कि कितनी कॉस्ट आएगी। तो कॉस्ट उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा पीपी के कॉस्ट में? कॉस्ट ऑफ मटेरियल 10,000, ये अमाउंट इन थाउजेंड्स है। ठीक है, सब अभी जो भी हम अमाउंट लिखेंगे ना, सब थाउजेंड्स में रहेंगे। रिकवरेबल टैक्स इंक्लूड होगी क्या? नहीं होगी। एम्प्लॉय कॉस्ट, हाँ वो इंक्लूड होगी, लेकिन याद रखना सिर्फ करेक्ट 2 मंथ्स की, 3 मंथ्स की नहीं, क्योंकि 1 मंथ का हमारा पीएनएल में जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट ओवरहेड 900 माइनस 300, ये वाला क्या था याद है? एबनॉर्मल कॉस्ट। ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए लिख रही हूँ मैं, इधर एग्जाम में मत लिखना। 600, सॉरी ये यहाँ पे 800 आएगा, बाय मिनट बाय मिनट। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट प्रोफेशनल फीस, ये जो अपनी प्रोफेशनल फीस थी ना, वो थी 500। और लास्ट है हमारा डीकमीशनिंग, वो तो मैंने बताया था, प्रेजेंट वैल्यू डालना है। 2000 इंटू 0.68 डायरेक्ट आ जाता है 1630, 1360 सॉरी। अभी आप इसका टोटल निकालोगे, मेरे यहाँ पे निकला हुआ है, निकाल के रखा हुआ है मैंने, ये इतना आएगा। आप कंफर्म कर लो। ये जो है कॉस्ट हमारी, वो है 31 मई 2011 की, और हमें चाहिए बैलेंस शीट 31 मार्च, विच मीन्स 10 मंथ्स का डिफरेंस है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 2 कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। अभी ये हमारे ये कॉस्ट है 13260, उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा इंस्पेक्शन और एक होगा अदर्स। ये होगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। इंस्पेक्शन कितना था? इंस्पेक्शन हमारा था 3000, करेक्ट? यहाँ पे क्वेश्चन में बताया था ना 30 lakhs, तो ये हमारा है 3000। तो 31 मार्च 1 को हमारी 3000 कॉस्ट है, लाइफ है 4 years। सब 3 million दिया हुआ, बट हम सब 3000 थाउजेंड्स में लिख रहे हैं, तो इसलिए वहां पे हमने 3000 मेंशन किया। अभी लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, कितना है? 3000 इंटू 10 मंथ्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स इंटू 1/4 years। ठीक है, तो कितना है हमारा ये? 625 आएगा आंसर। और कितना आएगा उसका कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 12? 2375। अभी यहाँ पे हमारा आएगा 31 May 2011 को बैलेंसिंग 10260। लाइफ कितनी है उसकी? 8 years। तो ऑब्वियसली इस पे अलग से डेप्रिसिएशन लगेगा, लेस डेप्रिसिएशन 10260 कितने साल है? 1/8 years। और कितने मंथ्स का? 10 मंथ्स का,
तो हमारा कितना आएगा अमाउंट 1068.75 माइनस करने के बाद 9191.25 करेक्ट। अभी ये हमने देख लिया, ये हो गया, ये हो गया, इसका ये भी हो गया। अभी अनवाइंडिंग करेंगे, ठीक है। उसका एक वर्किंग नोट बनेगा, 1 दे देते हैं। प्रोविजन फॉर डिकमीशनिंग कितना है 1360। अच्छा ये याद है ना कि हम अनवाइंडिंग क्यों करते हैं, हम फाइनेंशियल्स में ये अमाउंट नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि ये जो अमाउंट है हमारा वो है एज पर 31 मई और हमें जाना है 31 मार्च, तो उसमें 10 मंथ्स का अनवाइंडिंग करना पड़ेगा। और अनवाइंडिंग क्यों करते हैं वो आपको पता रहेगा, मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ, नहीं तो एक्सप्लेन करने में वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी इसमें ये 1360 उसमें 10 मंथ्स का 10/12 करके 10 मंथ्स का जो है हम ये निकालेंगे अनवाइंडिंग, और उसको ये जो रेट दिया हुआ है ना प्रेजेंट वैल्यू का 5% वो कर देंगे, आएगा 56.67। लेस करोगे तो 1416.67। उसकी एंट्री मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, इंटरेस्ट टू प्रोविजन, करेक्ट। अभी बस सिंपल है, पूरा हो गया। अभी बस वो हमें बैलेंस शीट बनानी है, उसमें आएगा सबसे पहले असेट्स, नॉन करंट एसेट्स, उसमें आएगा पीपी। पीपी में हम दो चीज़ें इंक्लूड करेंगे, फर्स्ट ये वाली एंड ये वाली 2375 प्लस 9191.25 आएगा 11566.25। उसके बाद आएगा हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें नॉन करंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डिकमीशनिंग, उसमें वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देना याद से, बहुत बार हम भूल जाते हैं। ये जो अमाउंट हमने निकाली है वो सेम। अभी आएगा पीएनएल, उसमें एक्सपेंसेस फर्स्ट हमेशा आएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने निकाला यहाँ पे 625 और 1068.75, 625 प्लस 1068.75 तो 1693.75, ये हमारा टोटल डेप्रिसिएशन। उसके बाद हम डालेंगे इसमें फाइनेंस कॉस्ट, जैसे लास्ट सम में डाली थी, वो है इंटरेस्ट की कॉस्ट, हमारी आई वो 56.67, कहाँ से आई, यहाँ से आई, ठीक है, इंटरेस्ट की कॉस्ट जो डिकमीशनिंग वाली थी। अब इसमें दो चीजें आईसीएआई ने सॉरी इंक्लूड नहीं की हुई है, वो एम्प्लॉय कॉस्ट जो मैंने बताया था कि यहाँ पे 1 मंथ का पीएनएल में जाएगा, और ये वाली भी कॉस्ट जो एबनॉर्मल कॉस्ट है ये दोनों पीएनएल में जाती है, तो हम वो भी डाल इसमें मेंशन कर देंगे। आप एग्जाम अभी नहीं दिया हुआ है ना आईसीएआई ने, तो आप एग्जाम में करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि नहीं किया और आईसीएआई ने लिख दिया सॉल्यूशन में तो आपकी वो मार्क्स कट होगी, तो बेटर आप मेंशन कर दो। दैट्स इट, इतना ही सम था। तो अगर रिवीजन करना है तो एक बार मैं फटाफट बता सकती हूँ। सबसे पहले था कि कितना हमारा यहाँ पे कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा वो देखना,
इसको वन बाय वन देखना है। जो रिकवरेबल है उसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है उसको इंक्लूड करना है। उसके बाद जितने मंथ्स लगे हैं अवेलेबल फॉर यूज करने के लिए वहां तक का ही खर्चा सिर्फ इंक्लूड होगा, तो इसलिए 2 मंथ्स का डालेंगे यहाँ पे हम। और एबनॉर्मल कॉस्ट कभी भी इंक्लूड नहीं होती है, वो भी याद रखना। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंपल सा जो भी प्रेजेंट वैल्यू दी हुई होगी उसको आप मल्टीप्लाई करके डिकमीशनिंग की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। इंस्पेक्शन जब भी आए तो इंस्पेक्शन में हमेशा कंपोनेंट अकाउंटिंग होती है, उसको डिवाइड कर देना 2 पार्ट्स में। एक होगा इंस्पेक्शन, बैलेंसिंग फिगर होगा, अदर्स में पूरी की पूरी पीपीई। पूरी पीपीई का जो लाइफ रहेगा उसके हिसाब से उसका डिप्रिसिएशन अलग आएगा, और जो इंस्पेक्शन का होगा उसका अलग से डिप्रिसिएशन आएगा। यहाँ पे ये इंस्पेक्शन का अलग डिप्रिसिएशन और अदर्स का अलग डिप्रिसिएशन। उसके बाद हमने किया डिकमीशनिंग अनवाइंडिंग, ये इसका हमेशा वर्किंग नोट बनेगा। ये हमारी कैरिंग वैल्यू आ गई ना 31 मार्च की, ये दोनों की, ठीक है। उसके बाद हमने किया डिकमीशनिंग का अनवाइंडिंग। प्रोविजन कितना था जो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली वो मेंशन कर देंगे। उसमें 10 मंथ्स जैसे हमने डेप्रिसिएशन निकाला वैसे ही 10 मंथ्स का अनवाइंडिंग ऐड करना है, लेस नहीं करना है, ऐड करना है। ये मेरे से जब मैंने एग्जाम दिया था तब मेरे से मिस्टेक हुई थी, तो ऐड करना है। हम घाई घाई में हो जाता है फिर, ठीक है। उसके बाद ऐड करना है। अभी फिर बनेगी हमारी बैलेंस शीट, असेट्स नॉन करंट असेट्स, उसमें पीपी दोनों ऐड कर देंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डिकमीशनिंग वो लिखना है। एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन आएगा और इंटरेस्ट आएगा। ये एम्प्लॉय एक्सपेंस है जो 1 मंथ का हमने मेंशन किया था, जो पीएनएल में जाएगा आफ्टर अवेलेबल फॉर यूज वाला। और ये एबनॉर्मल वेस्टेज वो भी कॉस्ट में नहीं जाता, पीएनएल में जाता है, जो आईसीएआई ने मेंशन नहीं किया है। ओके, सो दिस दैट वाज द क्वेश्चन। अगर कुछ भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सॉल्व कर देंगे हम, ठीक है। ओके देन, बाय, टेक केयर।